नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतिया में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आर.के. नारायण द्वारा लिखित कहानी ईश्वरन, जो कहानी संग्रह मालगुडी की कहानियाँ में संकलित है। यह कहानी है एक नवयुवक ईश्वरन की, जो बार बार 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है और धीरे धीरे परिवार वालों व दोस्तों के मजाक का पात्र बन जाता है। निराशा के दलदल में डूबते ईश्वरन की कहानी झकझोरती है। वह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इम्तहान पास करना ही योग्यता की एकमात्र कसौटी है। आइए सुनते हैं कहानी ईश्वरन। जून महीने की एक शाम, जब इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था, मालगुडी कस्बे के सारे विद्यार्थी उत्सुकता से पागल हो रहे थे। लेकिन ईश्वरन कुछ इस तरह निश्चिंत होकर घूम फिर रहा था जैसे उसे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उसकी कस्बे में यह ख्याति थी कि लड़का इंटर में ही बूढ़ा हो जाएगा। उसने एल्बर्ट मिशन कॉलेज में जब दाखिला लिया था तब वह काफ़ी छोटा ही था। ऊपरी होठ पर हल्की मूछें उगने लगी थी, लेकिन अब भी वह परीक्षा में पास होकर बाहर नहीं निकल सका था। यद्यपि उसका बदन काफ़ी बड़ा और तगड़ा हो गया था, थोड़ी सांवली और चमड़े की तरह कठोर हो गई थी। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि सिर पर बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। पहली दफ़ा जब वह फेल हुआ तो माँ बाप ने सहानुभूति जताई। दूसरी दफ़ा फेल होने पर उसे कुछ सहानुभूति मिल गई, लेकिन इसके बाद फेल होने पर वह उसकी आलोचना करने लगे। और इसके बाद भी जब वह पास नहीं हुआ तब लोगों ने उसके नतीजे में रुचि लेना ही खत्म कर दिया। उसके माँ बाप अक्सर कहते, अब तुम पढ़ाई लिखाई बंद करके कोई और काम क्यों नहीं करते। इस पर वह कहता, एक मौका और दो मुझे, बस आखिरी। इस तरह वह बड़ी निष्ठा से इम्तहान पास करने में लगा रहता। और अब पूरा कस्बा नतीजे के इंतजार में बेचैन था। लड़के सड़कों पर ग्रुप बनाए टहल रहे थे। सड़ियों के किनारे बैठे चिंता की मुस्कुराहट बिखेरते, दांतों से नाखून काटते दिखाई दे रहे थे। बहुत से सीनेट हाउस के दरवाजे पर खड़े भीतर नजरें डाल रहे थे, जहां एक बैठक चल रही थी। लड़कों की ही तरह उतने ही नहीं तो काफ़ी उनके माँ बाप भी चिंतित थे, लेकिन ईश्वरन के माँ बाप निश्चिंत दिखाई दे रहे थे और अपने पड़ोसियों को अपने बेटों के लिए चिंतित देखकर वे बोले, ईश्वरन के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, उसका रिजल्ट तो पहले से ही पता है। ईश्वरन ने यह सुना तो बोला, इस दफ़ा शायद मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा, मैंने बहुत मेहनत की है। इस वक्त तुम दुनिया के सबसे बड़े आशावादी बन रहे हो, लेकिन पहले भी तो हर साल तुम यही आशा लेकर इम्तहान देते थे। पिछले साल मैं सिर्फ लॉजिक में फेल हुआ था, वह भी बहुत कम नंबरों से। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। जो हो, अब तुम भी दूसरे लड़कों की तरह क्यों नहीं वहीं पहुंच जाते और नतीजे का इंतजार करते। उसकी माँ ने कहा। इस पर ईश्वरन ने जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर मैं पास हुआ तो खबर घर ही आ जाएगी। मैं पिछले साल भी तो खुद नहीं गया था। उस वक्त मैं सिनेमा देखने चला गया था, पूरे 2 शो देखकर बाहर निकला था। इसके बाद वह गाना गुनगुनाते हुए बाथरूम में घुस गया। धीरे धीरे देर तक बाल काटता रहा, क्योंकि वह जानता था कि बार बार फेल होते रहने के कारण उसके साथी उसे विशेष दृष्टि से देखने लगे हैं। वह जानता था कि उसके पीछे उसका परिवार और कस्बे के सभी लोग उस पर हंसते रहते हैं। उसे लगता था कि इस कारण वे उसके अच्छे कपड़े पहनने, शानदार ढंग से बाल काटने और बढ़िया इस्त्री किया कोट पहनने को ठीक नहीं समझते। वह एक असफल व्यक्ति था, इसलिए उसे ऐसी शान दिखाने का कोई अधिकार नहीं था। लोग उसे मोटी चमड़ी वाला मूर्ख समझते थे, लेकिन उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। वह दूसरों के व्यवहार का जवाब और ज़्यादा शान बघार कर देता, लेकिन यह सब एक छलावा ही था। अपने भीतर वह बहुत दुखी रहता था और प्रार्थना करता रहता था कि उसे सफलता प्राप्त हो। नतीजा निकलने वाले दिन उसके मन में एक ज़बरदस्त ऊहापोह थी। बाहर निकलते हुए वह बोला, माँ, रात के खाने पर मेरा इंतज़ार मत करना। मैं होटल में ही कुछ खा पी लूँगा और पैलेस टाकीज़ में 2 शो सिनेमा के देखूँगा। जब वह विनायक स्ट्रीट से गुजरा, उसने देखा कि बहुत से लड़के कॉलेज चले जा रहे हैं। वे पूछने लगे, तुम भी कॉलेज चल रहे हो?
हाँ हाँ जाऊँगा, लेकिन अभी तो मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। कहाँ? पैलेस टॉकीज। यह सुनकर लड़के हंसने लगे। लगता है तुम्हें अपना नतीजा मालूम हो गया है ना? हाँ हो गया है, नहीं तो मैं इस वक्त सिनेमा देखने क्यों जाता। तुम्हारा रोल नंबर क्या है? 7, 8, 5। जो भी नंबर उसके दिमाग में आए उसने बोल दिए। लड़के हंसते हुए आगे बढ़ गए। तुम्हें इस बार ज़रूर पहली श्रेणी प्राप्त होगी। 4 आने वाला टिकट लेकर वह एक कोने में जा बैठा। फिर चारों तरफ देखा, कहीं कोई लड़का नजर नहीं आया। कस्बे के सब लड़के इस वक्त कॉलेज के सामने खड़े थे। ईश्वरन को यह देखकर बुरा लगा कि सिनेमा हॉल में एक भी लड़का नहीं है। लगता था भाग्य ने उसे हर मामले में अपने साथियों से अलग कर दिया है। यह सोचकर वह बहुत उदास हो गया। उसे खुद अपने से वितृष्णा होने लगी। तभी रोशनी बुझ गई और पिक्चर शुरू हो गई। तमिल की इस फिल्म में दुनिया के सभी देवी देवता प्रकट होने लगे। उसे स्वर्ग के वे दृश्य दिखाई देने लगे जो फिल्म के डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए विशेष रूप से बनाए थे। देर तक वह अपने अस्तित्व को भूला रहा, लेकिन यह स्थिति आधे घंटे तक ही रही। उसने देखा कि फिल्म की हीरोइन स्वर्ग में खड़े एक पेड़ की डाल पर बैठी है और एक गाना गा रही है। गाना आधे घंटे तक चलता रहा, जिससे ईश्वरन बोर होने लगा और फिर अपनी उस दिन की मनः स्थिति में लौट आया। वह फिर उदास हो गया। हीरोइन से बोला, देवी मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, अब यहाँ से कहीं और चली जाओ। लगा कि हीरोइन ने सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली और वहाँ से चली गई। अब गाने में ज़्यादा रोचक चीज़ें पर्दे पर आने लगी। लड़ाई, बाढ़, आसमान से कोई ज़मीन पर गिरा, समुद्र के भीतर से कोई बाहर निकल आया, आग बरसने लगी, फूल झड़ने लगे, लोग मरने लगे, कुछ फिर जिंदा होकर उठ खड़े हुए, इत्यादि इत्यादि। सिगरेट बीड़ी के धुएं के बीच से ये मज़ेदार दृश्य दिखाई दिए। पर्दे के भीतर से और सामने बैठे लोगों की आवाज़ें ही आवाज़ें, नाच गाने, सोडा बेचने वालों के नारे, दर्शकों की मनोरंजक टीका टिप्पणियाँ। इन सब के बीच ईश्वरन अपनी परीक्षा की परेशानियों को कई घंटों तक भूला रहा। रात को 10 बजे शो खत्म हुआ। दूसरा शो देखने के लिए बाहर भीड़ जमा थी। ईश्वरन बाहर निकला और सिनेमा के सामने बने रेस्तरां आनंद भवन में घुस गया। इसका मालिक एक बम्बई का आदमी उसे जानता था। देखते ही पूछने लगा, ईश्वर साहब, आज कॉलेज का रिजल्ट निकलने वाला था, आपका क्या हुआ? मैंने इस साल इम्तहान दिया ही नहीं, ईश्वरन ने जवाब दिया। क्यों भाई, मेरा ख्याल है कि आपने फीस तो जमा की थी। ईश्वरन हंसकर बोला, आप ठीक कहते हैं, मैं इंटर में पास हो गया। कितनी खुशी की बात है, आप तो काफ़ी तेज हैं। हनुमान जी की प्रार्थना करने से हमेशा सफलता मिलती है। अब क्या करने का विचार है? अब अगली क्लास में जाऊंगा, और क्या, उसने कहा। फिर खाने के लिए कुछ और एक कप कॉफ़ी मंगाई और जल्दी से खा पी कर बाहर निकल आया। जब बिल के पैसे दे रहा था तो मालिक बोला, पास होने की खुशी में जब दावत दें तो मुझे ज़रूर याद कर ले। ईश्वरन ने फिर एक टिकट खरीदी और दोबारा सिनेमा में घुस गया। एक बार फिर देवी देवताओं के वही लड़ाई झगड़े और गाने पर्दे पर दिखाई देने लगे। फिर वह उनमें इसी तरह खो गया। जब उसने अपने ही बराबर जवान लड़कों को स्वर्ग में नाचते गाते और पानी में उछल कूद करते देखा तो वह बोला, तुम यह सब मज़े ले सकते हो क्योंकि तुम्हें इम्तहान के नतीजे का इंतज़ार नहीं है। और वह सोचने लगा कि काश वह भी इस दुनिया में पहुंच पाता। इसके बाद फिर फिल्म की हीरोइन उसी तरह पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाने लगी तो फिर उसका मन फिल्म से उखड़ गया। उसने पहली दफ़ा सिर उठाकर हॉल में इधर उधर नज़र डाली। उसने देखा कि कॉलेज के बहुत से लड़के जगह जगह टोलियाँ बनाए बैठे हैं और मज़े से फिल्म देख रहे हैं। कुल मिलाकर 50 के करीब लड़के थे। वह समझ गया कि रिजल्ट निकल गया है और ये सब पास होने की खुशी में पान खाकर आए हैं और अब मौज कर रहे हैं। उसे लगा कि जैसे ही हॉल में रोशनी होगी ये सब उसे देखेंगे और परेशान करेंगे। पहले की तरह ही सब उससे वही मजाक करेंगे जिन्हें वह सह नहीं पाएगा। इन बातों से अब उसे बहुत चिढ़ होने लगी थी। उसने तय किया कि इन बातों को अब वह और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। वह हॉल के एक सबसे दूर के कोने में जाकर बैठ गया। पर्दे की तरफ देखा, वहाँ कोई भी मनोरंजक दृश्य नहीं आ रहा था। हीरोइन अब तक वहीं बैठी थी
और करीब 10 मिनट तक उसे यही गाना गाते रहना था। निराश होकर वह उठा, किनारे किनारे लोगों से बचते हुए दरवाजे तक आया और चुपचाप बाहर निकल गया। इन सफल लड़कों को देखकर उसे अपने आप से चिढ़ हो रही थी। वह सोचने लगा, मैं जिंदा रहने के लायक ही नहीं हूँ, जो आदमी एक मामूली सा इम्तहान भी पास नहीं कर सकता। यह विचार उसके दिमाग में पनपने लगा। इन परेशानियों का कोई हल जरूर होना चाहिए, और है, मर जाना और ऐसी नई दुनिया में पहुंच जाना जहां उसी की उम्र के इम्तहान के संकट से मुक्त लड़के नाच गा रहे हैं, कमल से भरे तालाबों में तैर रहे हैं। उस स्वर्ग में कोई परेशानियां नहीं हैं, न सीनेट हाउस की दीवारें हैं जिन पर लगे नतीजों को साल दर साल देखना है। समस्या का यह हल सोचकर उसे काफ़ी चैन महसूस हुआ। उसका दिमाग हल्का हो गया था। वह होटल की तरफ लौटा। मालिक बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। ईश्वरन ने उससे कहा, सेठ जी, इस वक्त तकलीफ़ दे रहा हूँ, माफ़ करना। क्या आप मुझे एक कागज़ और पेंसिल दे सकते हैं? मुझे कुछ बहुत ज़रूरी लिखना है। बहुत देर हो गई है, मालिक ने कहा और मेज से उठाकर एक कागज़ और एक पेंसिल का टुकड़ा दे दिया। ईश्वरन ने पिता के लिए उस पर एक संदेश लिखा और कागज़ को सावधानी से मोड़कर कोट की भीतरी जेब में रख लिया। फिर पेंसिल वापस देकर होटल से बाहर आ गया। सामने रेस कोर्स रोड थी। उसे पार कर वह मार्केट रोड पर आया और दाएं मुड़कर एलामन रोड होते हुए सरयू नदी के तट पर पहुंचा। इसका हरहराता जल शीघ्र ही उसे अपने भीतर समा लेगा और उसकी तकलीफ़ों का अंत हो जाएगा। मुझे अपना कोट उतारकर नदी के किनारे रख देना चाहिए, उसमें खत रखा ही हुआ है। वह रेत पर चलने लगा। फिर वह घाट की सीढ़ियों पर पहुंचा और कोट उतारकर नीचे उतरने लगा। हाथ जोड़कर ऊपर सितारों की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, अगर मैं 10वीं दफ़ा भी एक इम्तहान पास नहीं कर सकता तो दुनिया में मुझे रहने का क्या अधिकार है। उसके पैर अब पानी में थे। उसने पीछे मुड़ कर देखा। दूर यूनिवर्सिटी की इमारतें दिखाई दे रही थी। सीनेट हाउस में एक रोशनी जल रही थी। आधी रात बीत रही थी। कॉलेज 15 मिनट की दूरी पर था। उसने सोचा, क्यों न एक बार वहां जाकर नतीजों की सूची देख ले। उसे मरना तो है ही, अब बोर्ड को देखने से डरने की क्या ज़रूरत है। वह नदी से बाहर निकल आया और सीढ़ियाँ चढ़कर फिर रेत पर आ गया। दूर घड़ी ने 12 के घंटे बजाए। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। सामने नदी बह रही थी और पेड़ पौधों से सर्र सर्र की आवाज़ें निकल रही थी। रेत से गीले उसके पैरों को हवा ठंडी लग रही थी। वह अकड़ कर सीनेट हाउस के बरामदे में घुसा और बुड़बुड़ाया, यहाँ मुझे किसी का डर नहीं है। वहाँ कोई नहीं था। कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सारी इमारत में अंधेरा था, सिवा उन सीढ़ियों के जिनके ऊपर एक बल्ब जल रहा था। उसके नीचे दीवार पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। जब उसने लिस्ट पास से देखने के लिए पैर ऊपर किए तो उसका दिल धक धक कर रहा था। बल्ब की रोशनी में वह रोल नंबर देखने लगा। उसका गला सूख रहा था। पहले उसने तीसरी श्रेणी में पास होने वालों के नंबर देखे। उसका अपना नंबर 501 था। इससे पहले पास होने वाला नंबर था 498 और इसके बाद एकदम 703 नंबर आ गया। मेरे पीछे और आगे बहुत से लोग हैं, उसने सोचा। जब वह सीनेट हाउस में घुस रहा था तो उसे बहुत उम्मीद थी कि पास हुए लोगों में उसका नंबर ज़रूर होगा। वह सोच रहा था कि अपना नंबर देखकर उसे कैसा लगेगा। वह दौड़कर घर पहुंचेगा और सबसे कहेगा कि उन्होंने जो कुछ भी अब तक मेरे खिलाफ बोला है उसके लिए माफ़ी मांगे। लेकिन अब ध्यान से सब नंबर देख लेने के बाद उसकी असफलता उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका नंबर सूची में नहीं था। अब नदी, वह निराश होकर सोचने लगा, सजा पाए व्यक्ति की तरह, जिसे झूठी ही सही उम्मीद तो थी, अब वह बिल्कुल टूट गया। नदी। नोटिस बोर्ड को संबोधित करते हुए उसने कहा, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह पीछे मुड़ने को हुआ। लेकिन मैंने अच्छी श्रेणी में पास लोगों के नंबर तो देखे ही नहीं। यह सोचकर वह फिर नोटिस बोर्ड को देखने लगा। प्रथम श्रेणी, इसमें पहला नंबर भी एक ही था और भी 6 लोगों के नंबर थे। पता नहीं ये कैसे इतने आगे निकल जाते हैं, वह सोचने लगा। इसके बाद उसने द्वितीय श्रेणी के नंबरों पर नज़र दौड़ाई। ये 2 लाइनों में लिखे थे। पहला नंबर था 98,
कुल मिलाकर 15 नंबर थे। एक एक नंबर को बड़े ध्यान से देखता वह आगे बढ़ने लगा। वह नंबर 350 पर आया, फिर 400 था, इसके बाद 501 और फिर 600। दूसरी श्रेणी में 501। क्या वह सच हो सकता है? वह चीखा, फिर रुक गया और बार बार इस नंबर को देखने लगा। हाँ, यही नंबर है, उसे दूसरी श्रेणी मिली है। अगर यह सही है तो अगले बरस मैं बीए में बैठूंगा। यह बात उसने इतने जोर से चिल्ला कर कही कि सारी इमारत गूंज उठी। अब जो भी मुझे बेवकूफ़ कहेगा उसे मैं जान से मार दूंगा, उसने घोषणा की। उसे बेहोशी आने लगी। उसने दीवार का सहारा लिया। सालों का संशय और निराशा एकाएक हटनी शुरू हो गई थी और मुक्ति का यह झटका इतना शक्तिशाली था कि उसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी नाड़ियों में खून तेजी से दौड़ने लगा था और खोपड़ी के भीतर समा नहीं पा रहा था। कोशिश करके उसने अपने को संभाला। मन में गाने की एक धुन अपने आप उभर आई। उसे लगने लगा कि वह दुनिया का अकेला बाशिंदा है, उसका मालिक भी है। उसने अपनी छाती ठोंकी और नोटिस बोर्ड को संबोधित करके बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? कल्पना में अपनी मूंछ ऐंठी, खुश हो होकर हंसा और पूछने लगा, दूल्हे के लिए घोड़ा तैयार किया? फिर नोटिस बोर्ड पर एक और नज़र डालकर वह बाहर निकल आया और राजा की तरह आगे बढ़ा। आखिरी सीढ़ी पर एक क्षण रुका और घोड़े का इंतजार किया। घोड़ा पास आया तो हुक्म दिया, घोड़ा और पास ले आओ, सुनते हो? घोड़ा और पास आ गया। उसने उस पर सवार होने का भाव दिखाया और उसे चाबुक लगाई। उसकी आवाज़ नदी के किनारे तक गूंज गई। घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। उसने अपने बाजू घुमाए और घोड़ा रेत पर दौड़ने लगा। वह जोर से चिल्लाकर कहने लगा, सामने से हट जाओ, राजा की सवारी आ रही है। जो भी रास्ते में आएगा दबकर खत्म हो जाएगा। मेरे पास 501 घोड़े हैं, वह रात से कहने लगा। रोल नंबर उसके दिमाग में अटक गया था और बार बार आ जा रहा था। वह नदी के किनारे कई दफ़ा आगे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन उसे संतोष नहीं हो रहा था। वह बोला, प्रधानमंत्री, यह घोड़ा अच्छा नहीं है और 501 घोड़े मुझे लाकर दो, सब द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। इसके बाद इसी घोड़े को चाबुक मारकर वह वापस लौट गया। शीघ्र ही प्रधानमंत्री उसके लिए एक दूसरा घोड़ा लेकर आया। वह शान से ऊपर सवार हुआ और बोला, यह ज़्यादा अच्छा है। अब वह इस घोड़े पर चक्कर लगाने लगा। यह अद्भुत नज़ारा था। तारों की हल्की रोशनी में सन्नाटे में अकेला वह अपनी ही जेब से घोड़े की टप टप आवाज़ें करता रेत में दौड़ा जा रहा था। एक हाथ से बागडोर थामे घोड़े को इधर उधर भगाते, दूसरे से कल्पना की मूँछों को मरोड़ते वह घोड़े को इस तेजी से दौड़ाने लगा मानो तूफान आ गया है। उसे लगा कि अब उसने जीत हासिल कर ली है। शीघ्र ही वह रेत का पूरा मैदान पार कर गया। वह पानी के किनारे आया, एक क्षण रुका और घोड़े से फुसफुसाकर पूछा, तुम्हें पानी से डर तो नहीं लगता? तुम्हें यह नदी पार करनी है, वरना मैं 501 रुपये कभी नहीं चुकाऊंगा। उसे लगा कि घोड़ा पानी में कूद गया है। दूसरे दिन दोपहर के बाद उसका शरीर नदी में आधा मील आगे पड़ा मिला। इससे पहले लोगों को नदी के किनारे उसका कोट मिल गया था, जिसमें रखी पर्ची भी पढ़ ली गई थी। पूज्य पिताजी, जब आपको मेरा यह पत्र मिलेगा मैं नदी के तल में पहुंच चुका होऊंगा। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मेरी चिंता मत कीजिएगा। आपके और भी बेटे हैं जो मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हैं। धन्यवाद।